वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी का थर्ड पार्ट Q&A। जी हाँ, आखिर में क्वेश्चन और आंसर। आज हम सीखेंगे कि किसी व्यक्ति का, कोई मरा हुआ व्यक्ति, उसका शरीर फूलने क्यों लगता है, किसी मरे हुए व्यक्ति का शरीर कुछ समय बाद सड़ने क्यों लगता है, स्टील से भी मजबूत हड्डी कौन सी होती है। आज हम ये सीखेंगे कि कार्निया को भोजन कौन देता है, हमारे मस्तिष्क का फूड सप्लायर कौन होता है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और यह संडे क्वेश्चंस हर संडे होता है। आज ये वीडियो का पार्ट 3 है और पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लगातार लेकर आ रहे हैं और आज कुल टॉप 8 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें हम सभी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आपका पहला प्रश्न है कि स्टील से भी स्टील आप जानते हैं ना, स्टील जो होता है, स्टील से भी मौजूद हड्डी का क्या नाम है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, स्टील से भी ये हो जाएगा मजबूत। स्टील से भी मजबूत हड्डी का क्या नाम है। तो स्टील से हमारी मजबूत हड्डी होती है फीमर की हड्डी। कौन सी हड्डी? फीमर की हड्डी, जिन्हें हम एक नाम और देते हैं, लिख देता हूँ यहाँ, जांघ की हड्डी, जिसे आप कहते हैं जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जो होती है या फिर फीमर की जो हड्डी होती है, स्टील से भी बहुत मजबूत होती है और साथ ही साथ ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती है। जी हाँ, जांघ की जो हड्डी होती है आपकी घुटनों से लेकर कमर तक, ये जो हड्डी होती है इसी को हम जांघ की हड्डी कहते हैं और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 16 से लेकर 19 इंची तक लंबा होता है। किसी किसी का 16 होता है, किसी किसी का 19 होता है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वो उतना ही लंबा उसका हड्डी होगा। ठीक है। आपका फिर दूसरा प्रश्न है कि चावल के दाने के यानी कि जो शरीर में हमारे पाए जाते हैं उससे भी छोटी हड्डी क्या नाम है। चावल के दाने से भी छोटी हड्डी का क्या नाम है। और ये जो बात कर रहा है ये शरीर में ही बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा कि स्टेपिज। स्टेपिज जो होता है, स्टेपिज हमारे कान में पाया जाता है, और इसका आकार की अगर बात करें तो ये चावल के दाने से भी बहुत छोटा होता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 0.1 इंच की होती है। 0.1 इंच यानी कि 0.25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक, 0.30 सेंटीमीटर। कान में आपकी 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती हैं। देखिए, कान में जो होती हैं 3 प्रकार की हड्डी होती है। एक होता है मैलियस, स्टेपीज और एक होता है इनकस। मेलियस, स्टेपीज और इनकस, यही स्टेपीज जो होता है ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है। तो कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि चावल के दाने से भी बहुत छोटा होता है इसका आकार। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न आपको समझ में आया। आपका तीसरा प्रश्न है कार्निया को भोजन कहाँ से मिलता है। कार्निया को भोजन कहाँ से मिलता है? कार्निया जो हमारी आँखों में पाया जाता है, जो हमारी देखने में सहायता करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, इसको भोजन कहाँ से मिलता है? वैसे भोजन तो हम सभी लोग लेते हैं, लेकिन ये जो कार्निया होता है ये डायरेक्टली रूप से भोजन सीधा वातावरण से प्राप्त करता है और वो डायरेक्ट रूप से प्राप्त करता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2। कार्निया जो आपका होता है ये डायरेक्ट रूप से क्या करता है, हमारे वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसको शरीर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि आखिर में किसी मृत व्यक्ति का शरीर में सड़न क्यों होती है। मृत व्यक्ति यानी कि कोई मरा हुआ व्यक्ति होता है, आप देखेंगे कि मृत्यु के पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होता है कि उसके शरीर में बदबू होने लगती है, यानी कि सड़न पैदा होती है। बदबू क्यों होता है, क्या कारण है? तो देखिए, आपको बता दें कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं, जितने भी जीव भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो हमारा शरीर को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो यही कारण है इसमें। देखिए, इसमें दिया है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है
बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए, क्या रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए, और ये बैक्टीरिया का क्या काम होता है, इसका एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताएंगे बैक्टीरिया के क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में। वैसे आप समझ लीजिए इसका काम डाइजेशन के समय होता है, जब हमारा दूध का पाचन होता है तो उसमें ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये जिन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब इनको भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये शरीर की कोशिकाओं को ही खाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आप सोचिए, देखिए ये शरीर बैक्टीरिया जो होता है आपका ये बैक्टीरिया क्या करता है कि शरीर की कोशिकाओं को यानी कि खुद को ही खाना शुरू कर देता है। आप जैसे आपको 2 दिन भोजन ना मिले तो क्या होगा, आप जिंदा रह लेंगे। अभी हम आपको भोजन नहीं देते हैं तो आप जिंदा रह लेंगे 2 दिन तक। ऐसे ही ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, जब तक इनके पास भोजन था तब तक ये ठीक थे, और जैसे ही इनके पास भोजन खत्म हुआ ये क्या करेंगे कि शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, अंदर की कोशिका, उसको क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सड़न कहते हैं। यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमें अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर हमारे शरीर को काटना शुरू कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सड़न कहते हैं। और एक विशेष चीज़ ध्यान रखिए कि शरीर में जो सड़न की प्रक्रिया होती है वो 24 घंटे के बाद शुरू होती है। क्यों 24 घंटे के बाद होती है, क्योंकि बैक्टीरिया बिना भोजन के 24 घंटे तक जीवित रह लेगा, और जब उसके पास भोजन नहीं होता तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को ही खाना चालू कर देता है, हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसी के लिए आप देखेंगे कि इस पर बर्फ़ की सिल्ली रख देते हैं, बर्फ़ की सिल्ली। आप लोग पढ़े होंगे कि बर्फ़ की सिल्ली क्यों रखा जाता है। देखिए, बर्फ़ इसलिए रखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, ये जो बैक्टीरिया आपका, ये बैक्टीरिया बर्फ़ के प्रभाव में क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। बर्फ़ के प्रभाव में निष्क्रिय हो जाता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। जब ये ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते तो इनका विकास भी नहीं हो पाता। इसी के लिए आप देखे होंगे कि आपका जो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आपके दूध भी जल्दी फट जाते हैं। आपका दूध जल्दी फट जाता है। आप डेयरी से दूध लेके आते हैं, जब तक उसे गर्माएंगे नहीं 2-3 बार सुबह से लेकर शाम तक, या फिर उसे फ्रिज में लगातार नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो फटना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्म मौसम में जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत तेज़ी के साथ पनपते हैं और अपना विकास बहुत तेज़ी से करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दूध भी फट जाता है। अगर हम ठंडे जैसे फ्रिज में रख दें या फिर इसको उबाल दें तो उबालने पे क्या होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, हमारा दूध सुरक्षित रहेगा। अब हम ये प्रभाव शरीर के साथ तो नहीं कर सकते ना कि शरीर को जला दें और बैक्टीरिया खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसी के लिए इसके ऊपर बर्फ़ के प्रभाव रख दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। तो यही है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इन्हें भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण ये क्या करते हैं, शरीर की कोशिकाओं को ही खाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम सड़न कहते हैं। और शरीर में जो सड़न की प्रक्रिया होती है ये 24 घंटे के बाद शुरू होती है। और बर्फ़ की सिल्ली रख देने पर क्या होता है, निष्क्रिय, ये लिख देते हैं यहाँ पे, निष्क्रिय हो। इतना आपको समझ में है। अब आगे देखते हैं कि व्यक्ति का शरीर फूलने क्यों लगता है। देखिए, मृत व्यक्ति का शरीर फूलना क्यों स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने सड़ने की प्रक्रिया देखी कि मरा हुआ व्यक्ति सड़न क्यों उत्पन्न होता है, तो अब देखते हैं फूलने की प्रक्रिया। मृत व्यक्ति का शरीर फूलना क्यों शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात ये फूल जाता है। इसकी बॉडी क्या होती है, जितना उसका आकार होता है उस बहुत मोटा हो जाता है। क्यों? तो देखिए, जब व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे शरीर का काम क्या होता है, श्वसन जो होता है रुक जाता है। यानी कि श्वसन मतलब यानी कि जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। यही प्रक्रिया जो होती है श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन को लेना
और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्वसन क्या हो जाता है? रुक जाता है, अर्थात O2 यानी कि ऑक्सीजन तरह एवं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम CO2 है, ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं। एवं CO2 का आगमन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही बंद हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रहेगा, और जहाँ जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होगा? शरीर से बाहर निकल नहीं पाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर है तो क्या होगा? और जरूरी देखिए, जब हमारा श्वसन की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही साथ में नहीं निकलता, ऑक्सीजन भी निकलता है। ऑक्सीजन पूरा 100% यूज नहीं किया जाता, कम से कम इसका 30% हिस्सा यूज किया जाता है, बाकी सब क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और इन सभी के साथ और तमाम गैसें भी मौजूद होती हैं। तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और O2 ही साथ में नहीं होता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। तो एवं CO2 का आगमन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर में गैस की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ आपका CO2 बहुत अधिक मात्रा में रहता है, ऑक्सीजन रहता है और तमाम सारी गैसें रहती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है? शरीर में गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे श्वसन मार्ग बंद होने के कारण गैस क्या होता है? बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे यह शरीर में क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है। जब गैस निकलने का माध्यम खत्म हो जाएगा, शरीर के बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होकर के क्या करेगा? ये शरीर को फूलाना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होता है? हो जाता है, जिससे शरीर हमारा क्या होता है? फूलना शुरू हो जाता है। जैसे आप गैस गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा क्या होता है कि जब इसमें हम गैस डालते हैं तब ये फूलना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गैस मौजूद होती है। ऐसे ही में जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, इसके अंदर जब गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसके व्यक्ति का शरीर क्या होता है? फूलना स्टार्ट हो जाता है। और वो कौन सी गैसें होती हैं? होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की अन्य तमाम गैसें भी मौजूद होती हैं। तो इतना समझ में आया। अब आपका 6वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जब पेड़ पौधे के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पेड़ पौधे सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और प्लस जल यानी कि H2O, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, तो यह घटना प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, जब पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैसे क्या है, हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग निर्भर किस पे रहते हैं? भोजन के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, भोजन के लिए हम किस पे निर्भर रहते हैं? मनुष्य की बात करें यहाँ पे, मनुष्य जो है भोजन के लिए किस पे रहता है? पेड़ पौधों पर। ठीक है, तो हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, 4 चीज़ें होती हैं मुख्यतः। नंबर 1 क्या होता है? जल। नंबर 2 आपका क्या होता है? जल यानी कि H2O इन्हें बोलते हैं। CO2 होता है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा आपका होता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? आप क्लोरोफिल इतना जानिए कि इसी के कारण पत्ती का रंग जो होता है, पत्ती का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग हरा होता है, ये एक प्रकार का वर्णक होता है, वर्णक। ठीक है, वर्णक भी कह सकते हैं आप इन्हें। और प्लस जल हो गया, और सनलाइट होता है आपका, सनलाइट यानी मतलब सूर्य का प्रकाश। तो ये 4 चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। किसके? पेड़ पौधों के। और ये जो पेड़ पौधों के भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हमारा भोजन शरीर आप पढ़ेंगे आप तो रोटी जो होता है टूट के अंदर जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और आवश्यकता अनुसार शरीर क्या ले लेता है?
इसे ले लेता है। ऐसे ही जो होता है इसमें भी कि ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे कौन कौन सी चीज़ें लेके, जल, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये 4 चीज़ें मिलके क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। और ये चारों चीज़ें जो मिलकर बनाती हैं वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, जी हाँ, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि पानी प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन चारों चीज़ों का उपयोग करके भोजन क्या करती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। और ये ग्लूकोज क्या होता है, शरीर अपना उपयोग कर ले लेता है और जो बच जाता है उन्हें इकट्ठा कर लेता है। जैसे देखिए हमारे शरीर को कितना भोजन चाहिए हमें पता नहीं रहता, हमने भोजन किया, शरीर को जितनी आवश्यकता होगी वो शरीर अपनी ले लेगा और बाकी क्या होगा उसको इकट्ठा कर लेगा, स्टोर कर लेगा, आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर वो क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा। इसी के लिए आप बिना भोजन के 2-3 दिन भी जीवित रह लेते हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है, पेड़ पौधों को जितना भोजन चाहिए वो ले लेता है और जो बचता है उसको इकट्ठा कर लेता है और जो इकट्ठा कर लेता है उसको फिर आवश्यकता अनुसार इमरजेंसी के समय क्या करता है, यूज करता है और फिर बाहर निकाल देता है ऑक्सीजन और H2O। H2O भी काफ़ी मात्रा में बाहर निकालता है। कैसे निकालता है, पत्तियों के माध्यम से। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है, छिद्र होते हैं, ठीक है। और O2 यानी कि ऑक्सीजन जैसे हम लोग उपयोग ही करते हैं तो पूरा निकाल देता है। आपको इतना समझ में आया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जब पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, देखिए जब पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट का उपयोग, इन 4 चीज़ों का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकाल देता है, पानी और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, ठीक है। आपका अंतिम प्रश्न है कि मस्तिष्क का फूड सप्लायर किसे कहते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का फूड सप्लायर किसे कहते हैं, यानी कि भोजन देने का काम कौन करता है मस्तिष्क को। तो आपका होता है पायामीटर। अब ये पायामीटर क्या होता है, इसकी चर्चा हमने ब्रेन चैप्टर में अच्छे से की है, आप जाके वहाँ देख लीजिए। पायामीटर, ड्यूरामीटर, आर्केनाइड, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये एक प्रकार का लोप होता है। ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है ब्रेन चैप्टर में। आप सर्च कीजिएगा निखिल क्लासेस ब्रेन, आप वहाँ पे आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो आप इतना जानिए कि मस्तिष्क का जो फूड सप्लायर होता है उसे कौन होता है, पायामीटर होता है। तो ये आपके 7 प्रश्न थे। आई होप आपको ये 7 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा और हो सकता है आपके लिए नए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे लोगों के पास पहुँचे और वो भी जान सकें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।